तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में सोनी लिव पे रिलीज हुई एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज। इस सीरीज का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। वैसे तो इस सीरीज में दिखाया गया है कि भारत कैसे स्वतंत्र हुआ और खासकर पार्टीशन को हाईलाइट किया गया है, मतलब के भारत के बंटवारे को। लेकिन इस सीरीज की जो कहानी है वो 1975 की एक बुक फ्रीडम एट मिडनाइट से अडॉप्ट की गई है, जिसके राइटर हैं लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी शुरू होती है 1946 के समय को दिखाते हुए। कलकत्ता में मोहम्मद जिन्ना के एक स्पीच के वजह से हर जगह टेंशन का माहौल था और रिपोर्टर्स महात्मा गांधी से पूछते हैं, जिन्ना ने कहा है हिंदुस्तान या तो बटेगा या बर्बाद होगा, क्या वाकई हिंदुस्तान बटेगा? महात्मा गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा होने से पहले मेरे शरीर का बंटवारा होगा। 1946 के समय में बताया जाता है कि वो समय आ चुका है जब ब्रिटिश का राज हिंदुस्तान पर खत्म होता है। हिंदुस्तान की सुबह दूर नहीं, बंद दरवाजे के पीछे कुछ बड़े लोग करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करेंगे। बस सवाल यह है कि हिंदुस्तान एक रह पाएगा या मजहब के नाम पे दो हिस्सों में बट जाएगा। देश के सभी बड़े नेता शिमला के ग्रैंड सेसिल होटल में इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी लोग मौजूद थे। और उनके साथ लियाकत अली खान भी थे। बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग के लीडर हुसैन सईद सूरावदी भी कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद थे। पूरा हिंदुस्तान आज मीटिंग के नतीजे का इंतजार कर रहा था। अब ये सारे लीडर्स मीटिंग के लिए पहुंचते हैं और वहां पर वाइस रॉय वेवेल आते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया चाहती है और मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान चाहती है, मगर वो दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि वो ब्रिटिश को बाहर देखना चाहते हैं। अब दोनों ही पार्टीज अलग अलग डिमांड कर रहे थे, इसलिए वाइस रॉय कहते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इंडिया यूनाइटेड ही रहेगा और देखते हैं कि हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक होगा ग्रुप ए, जिसमें पंजाब, सिंध और फ्रंटियर होंगे। ग्रुप बी जो कि मेनलैंड होगा और आसाम और बंगाल ग्रुप सी में होंगे। अब इसके बाद सारे लीडर्स आपस में बात कर रहे थे। नेहरू कहते हैं कि हम उनके फैसले के साथ नहीं हैं। बहुत डिस्कशन होने के बाद जिन्ना ये कहते हैं कि हमें फैसले पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। वल्लभ भाई और नेहरू यूनाइटेड इंडिया का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें डर है जिन्ना अपना आजाद पाकिस्तान जरूर चाहेगा। इधर वाइस रॉय यूके के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली से बात कर रहा था और उन्हें समझाता है कि डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट वाइस रॉय को समझाने लगता है कि इससे पहले विद्रोह शुरू हो जाए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि विद्रोह संभालने के लिए हमारे पास और लोग नहीं हैं। और क्लीमेंट उसके ऊपर प्रेशर भी बनाने लगता है और जल्द से जल्द कोई नतीजे पर पहुंचने को बोलता है, क्योंकि सामने इलेक्शन भी है। प्राइम मिनिस्टर काफी टेंशन में थे, क्योंकि उनसे कहा जाता है शायद वाइस रॉय वेवेल इस काम के लिए सही इंसान नहीं है। तो कौन है इस काम के लिए सही इंसान? फिर हम स्विट्जरलैंड में वाइकाउंट लुई माउंटबेटन को देखते हैं, जो अपनी पत्नी एडवीना के साथ शूटिंग खेल रहा था। और वहां पर और भी कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं और एक होता है शेल्बी, जो इंडिया के बारे में बात कर रहा था। और वो लोग सोचते हैं क्या हम लोग वो हीरा इंडिया को वापस कर देंगे जो रानी के ताज में फिलहाल लगा हुआ है। एडवीना कहती है वैसे भी वो हीरा हमारा तो है नहीं, जिस पर वो मिनिस्टर्स बोलने लगते हैं कि पहले तो कोई इंडिया था भी नहीं, हमारे वजह से वो लोग यूनाइट हुए हैं, हमारे वजह से इंडिया बना है और अगर हम लोग पीछे हट जाएंगे तो ये हमारी ही तौहीन होगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और वहाँ ट्रेन में हम जिन्ना को भी देखते हैं, जो अपनी बहन फातिमा के साथ होते हैं। और फातिमा भी पाकिस्तान को आजाद होते हुए देखना चाहती थी, मगर उसे लगता है कि उसका भाई जिन्ना शायद पाकिस्तान बनता हुआ देखना ही नहीं चाहता। जिन्ना कहता है कि मैं भी पाकिस्तान बनते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ नेहरू को कि मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर हैं। फातिमा पूछती है या फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप गांधी के बराबर हैं? जिन्ना कहता है मैं हूँ गांधी के बराबर। फिर अचानक वो खांसने लगता है और गिर जाता है। चेकअप होने के बाद पता चलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने के वजह से, और ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर ऐसी हालत रही तो फिर उनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि अगर आपने अपना वर्कलोड कम नहीं किया तो आपके पास 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं रहेगा। जिन्ना गुस्सा हो जाता है और इतना ही कहता है कि मेरे दुश्मनों को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। इधर कांग्रेस के ऑफिस में उनको एक लेटर मिलता है जिन्ना की तरफ से और उन्हें पता चलता है कि जिन्ना यूनाइटेड इंडिया के लिए मान गया है। वल्लभ भाई कहते हैं कि तब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें भी अपना फैसला सुना देना चाहिए। वो जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं जिन्ना को ग्रुपिंग्स दे दो, उन्हें 3 हिस्से में से जो भी चाहिए, इससे पार्टी में उनकी इज्जत भी बनी रहेगी
और इंडिया यूनाइटेड भी रहेगा, समझौता कर लेते हैं। गांधी उसे पूछते हैं कि हम तो आजादी के लिए लड़ रहे थे, तुम सत्ता के लिए कब से भूखे हो गए? वल्लभ भाई कहते हैं कि आजादी से हम बस एक कदम दूर हैं। गांधी पूछते हैं तो फिर वो एक कदम हमें अपने आत्मा को कुचल कर लेना पड़ेगा। वल्लभ भाई को डर है कि अगर वो लोग कुछ नहीं करेंगे तो इंग्लिश गवर्नमेंट सत्ता मुस्लिम लीग के हाथ में सौंप कर चली जाएगी और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। अब सारे लीडर्स वल्लभ भाई के साथ में थे, लेकिन जवाहरलाल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो गांधी जी से बात करते हुए पूछते हैं क्या आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे? इस दिन के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। वल्लभ भाई को समझ नहीं आ रहा कि ग्रुपिंग्स के अलावा भी इस प्लान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऑल इंडिया रेडियो से खबर ब्रॉडकास्ट किया जाता है और बताया जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पहली बार किसी बात पर एक साथ सहमत हुए हैं और अब सारे रिपोर्टर्स वगैरह सब सोच रहे होते हैं क्या इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान बनेगा या इंडिया का बंटवारा होगा। तभी उन्हें सामने प्यारे लाल नजर आता है जो कि गांधी जी का सेक्रेटरी है और वो लोग उसे सवाल पूछते हैं, मगर प्यारे लाल उन सभी को इग्नोर करके चला जाता है। मगर रिपोर्टर चिल्लाते रहते हैं कि बापू ने कहा था बंटवारा नहीं होगा और ये सब कुछ अंदर से गांधी जी सुन रहे थे। इधर कांग्रेस के ऑफिस में देखते हैं मौलाना आजाद देश के पहले प्राइम मिनिस्टर चुने जाने को लेकर बात करते हैं और इसका रिजल्ट भी सामने आ गया था और सभी लोगों ने वल्लभ भाई को चुना है। वल्लभ भाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांधी जी वहां पर आते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन तभी वो वल्लभ भाई को नॉमिनेशन विड्रॉ करने का फॉर्म देते हैं और सभी से कहते हैं कि इस पार्टी को हम सबको वल्लभ भाई की जरूरत है और इस देश को जवाहरलाल नेहरू की। गांधी चाहते हैं जवाहरलाल देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। अब जो फैसला तय हुआ था उसके खिलाफ जवाहरलाल नहीं जाना चाहते थे, मगर वल्लभ भाई उसे कहते हैं कि हम सब तो बापू के सिपाही हैं और उनकी बात को मानना हमारा फर्ज। इसलिए वो ऐलान करता है कि इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू होंगे। अब न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपने लगता है और रिपोर्टर्स जवाहरलाल नेहरू से जानना चाहते हैं ग्रुपिंग्स के बारे में कि आखिर कांग्रेस ग्रुपिंग्स का साथ क्यों दे रही है, जिस पर नेहरू कहते हैं कि देश सेक्युलर रहेगा और अगले मीटिंग में हम ग्रुपिंग्स की बात करेंगे। इधर जिन्ना ठान लेता है कि वो बाकी लीडर्स को बता के रहेगा कि वो भी उन सभी के इक्वल है। वो स्पीच देते हुए अपने खुद के फैसले से मुकर जाता है और कहता है कि अब उसे खुद का पाकिस्तान चाहिए। वो बोलता है कि मुस्लिम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, उनके पास लड़ने के लिए हथियार है और मुस्लिम किसी से डरते नहीं। हिंदुस्तान या तो बटेगा या बर्बाद होगा। इधर हुसैन सईद फ्राइडे के दिन बंद का ऐलान कर देता है कोलकाता में और उसी दिन मुसलमान आंदोलन करने के लिए निकलते हैं और नारा लगाते हैं उन्हें पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने हथियार भी तैयार कर रखा था। दूसरी तरफ हिंदू यूनाइटेड इंडिया चाहते थे और इस वजह से कोलकाता में दो कम्युनिटी के बीच में दंगा शुरू हो जाता है और ये दिन था 16 अगस्त 1946। सुबह 11 बजे ये दंगा शुरू हुआ और दोपहर होते होते सियालदा से लेकर श्याम बाजार में खून बहने लगता है। ये खबर सुनकर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी भी टेंशन में आ गए थे। लियाकत जिन्ना से कहता है कि इस दंगे के खिलाफ आपको स्टेटमेंट देना चाहिए और हुसैन सईद को अपने पोजीशन से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना होगा, वरना मुस्लिम लीग की बेइज्जती होगी। मगर जिन्ना को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है कि अगर बात से काम ना बने तो वायलेंस ही सही, कांग्रेस हमारे पाकिस्तान बनने की डिमांड को जरूर मानेगी। वल्लभ भाई जवाहरलाल से कह देते हैं कि कांग्रेस को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और अब जिन्ना से कोई भी समझौता नहीं होगा। मगर जवाहरलाल ठान लेते हैं कि जितने भी मासूम लोगों की जान गई है उसे वो जाया नहीं जाने देगा। जिन्ना को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 10 साल पहले 1937 में कांग्रेस हेडक्वार्टर में देखते हैं कि सभी लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि इलेक्शन में हर जगह उनकी जीत हुई थी। उन सभी को बधाई देने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना पहुंच जाते हैं और जिन्ना को वहां देखकर कोई भी खुश नहीं था और वो उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हमें कोalition गवर्नमेंट बनाना है, हमारा मुस्लिम लीग और आपका हिंदू पार्टी कांग्रेस। मगर जवाहरलाल उसे रोकते हैं, कहते हैं कांग्रेस सिर्फ हिंदू की पार्टी नहीं है। जिन्ना कहते हैं सिर्फ पार्टी में उन्हीं के चुने हुए मुस्लिम लोगों को रखने से मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मगर वो लोग जिन्ना को कहते हैं कि आपका तो इलेक्शन में खाता भी नहीं खुला, आप लोगों को 86 सीट में से सिर्फ 2 मिला। सभी लोग जिन्ना से कहते हैं वापस पार्टी में आ जाने के लिए, लेकिन वो वहां से चला जाता है। अब 10 साल के बाद फिर से जो इलेक्शन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, जिससे कि मुस्लिम लीग के सारे मेंबर्स यूनाइट हो गए थे। अब प्रेजेंट में सभी लोग बंगाल में हुए दंगे के बारे में बात कर रहे थे और जवाहरलाल को बताया जाता है कि बंगाल में जो मुस्लिम लीग सरकार है उनकी तरफ से आंकड़े आए हैं कि सिर्फ 4000 लोगों की मौत हुई है और 10,000 से ज्यादा लोग बेघर
हो गए। लेकिन जवाहरलाल कहते हैं कि सच तो हमें भी खुद नहीं पता कि आखिर कितने लोग मरे हैं। वल्लभ भाई आकर बताते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, डर है कि फिर से ब्रिटिश सरकार इंटरफेयर करने लगेगी। फिलहाल वो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को सरकार बनानी चाहिए। जवाहरलाल कहते हैं कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन वल्लभ भाई उसे कहने लगते हैं कि जल्दी डिसीजन ले लो, तुम्हें पता है ना कि मैं दिल का मरीज हूँ, दवाई खाना पड़ता है। ये सुनकर जवाहरलाल भी मुस्कुराते हैं। अब दिल्ली के वाइसरॉय के घर पे मीटिंग होती है, लेकिन वाइसरॉय उन सभी को कहते हैं कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन आप लोगों को जिन्ना को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। जवाहरलाल सख्त मना करते हैं, मगर वाइसरॉय कहते हैं कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। अब जिन्ना को भी लोग सीरियसली लेने लगे हैं और यूके की तरफ से मुझ पर प्रेशर आ रहा है। अब ये सब सुनकर वल्लभ भाई और जवाहरलाल बिल्कुल भी खुश नहीं थे, खासकर जवाहरलाल, क्योंकि वो पहले से ही जिन्ना के इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर रहे थे। वो लोग वाइसरॉय के घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वो घर इतना बड़ा था कि वो लोग वहीं पर खो जाते हैं। जवाहरलाल कहते हैं कि जिन्ना के पास जो वकालत की डिग्री है वो तो ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज की है ही नहीं, ऐसी कोई यूके के बार काउंसिल की है। वल्लभ भाई कहते हैं वैसे डिग्री तो मेरे पास भी नहीं है। वल्लभ भाई कहते हैं कि वो सिर्फ मजहब की राजनीति करता है। इधर हम माउंटबेटन और उसकी पत्नी एडवीना को देखते हैं जो लंदन पहुंच गए थे, लेकिन एडवीना माउंटबेटन से बहुत झगड़ा करती है और वहां से चली जाती है। इधर माउंटबेटन प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट से मिलने के लिए आता है और दोनों इंडिया के प्रेजेंट हालात के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वेल गांधी या नेहरू इन लोगों को नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए वो लोग चाहते हैं माउंटबेटन इंडिया जाए। अगले दिन देखते हैं जवाहरलाल मोहम्मद अली जिन्ना से मीटिंग करने के लिए उसके घर जाते हैं और सभी देशवासी यही सोच रहे थे कि आखिर पता नहीं इस मीटिंग में क्या फैसला निकलेगा। जिन्ना जानते हैं कि जवाहरलाल कुछ मांगने के लिए आ रहा है। जवाहरलाल चाहते हैं कि जिन्ना उनके पार्टी को ज्वाइन करे और एक साथ संविधान को बनाए। जिन्ना उसकी बात को मान जाते हैं, मगर एक कंडीशन है कि कैबिनेट में मुसलमान मेंबर्स को नॉमिनेट करने का हक सिर्फ मुस्लिम लीग को ही होगा। जवाहरलाल कहते हैं कि आप लोगों को 5 कैबिनेट मिनिस्ट्री का कंसेशन दिया हुआ है, मगर जिन्ना उसे याद दिलाते हैं कि हमारी पार्टी 1937 वाली पार्टी नहीं रही। फिर वो दोनों कलकत्ता में हुए दंगे को लेकर बात करते हैं। जिन्ना कहते हैं मैं चाहता था पीसफुल प्रोटेस्ट हो। जवाहरलाल कहते हैं कि आप लोग नारा लगा रहे थे कि हम लोग बंदूक चलाने से डरते नहीं, हिंदुस्तान या तो बटेगा या बर्बाद होगा। अब उन दोनों का झगड़ा होने लगता है और जब जिन्ना ये कहते हैं कि ये मत भूलिए कि कलकत्ता के दंगे में हिंदू से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई, जवाहरलाल उसे कहते हैं कि कम से कम मुर्दों में तो हिंदू मुसलमान मत करिए, आपके वजह से हमेशा जंग होती है। अब नेहरू ने जिन्ना के कंडीशन को नहीं माना, इसीलिए कांग्रेस ने अपनी खुद की सरकार बनाई और उसमें मुस्लिम लीग की कोई जगह नहीं थी। लेकिन जिन्ना भी अपना दिमाग लगाता है और वो लोग खुद का इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब कि वो लोग नेहरू के नीचे काम करेंगे और नेहरू के खिलाफ। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग हमेशा एक दूसरे से संसद में लड़ते ही रहते हैं। मुस्लिम लीग कहते हैं कि अगर देश के गरीबों की मदद करना है तो अमीर लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना होगा, इसीलिए जो भी 1 लाख से ज्यादा कमाता है उसका 25% टैक्स देना होगा। जिससे कि कांग्रेस वाले खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके मुस्लिम लीग कहीं अपना पाकिस्तान ना बना ले। इधर माउंटबेटन यूनाइटेड किंगडम के किंग से मिलने के लिए आता है, वो भी चर्च में, और किंग भी माउंटबेटन को समझाते हैं कि तुम्हें इंडिया जाना होगा और रानी के सिर पे ताज में जो हीरा लगा हुआ है उसे सलामत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एडवीना पूछती है क्या तुम जाओगे? माउंटबेटन कहता है कि तुम तो न्यूज़पेपर में पढ़ती हो इंडिया की हालत बहुत खराब है। उसकी पत्नी कहती है वैसे अच्छी बात है क्योंकि यूके की तरफ से बेस्ट आदमी को भेजा जा रहा है, लेकिन माउंटबेटन को डर है कि कहीं ऊंच नीच हो गई तो लोग उसे बलि चढ़ाने से 1 सेकंड नहीं सोचेंगे। अब इंडिया में भी महात्मा गांधी और कांग्रेस ऑफिस में सभी लोग सुन रहे थे कि इंडिया में एक नया वाइसरॉय चुना जाएगा और 21 फरवरी 1947 से लुई माउंटबेटन लॉर्ड वेवल की जगह वाइसरॉय पोजीशन को संभालेंगे और 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। मतलब बस 14 महीने बाकी है। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सों में पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। अब ये सुनकर जिन्ना काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका पाकिस्तान बनाने का सपना अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन वल्लभ भाई और जवाहरलाल एक ही बात पर सहमत हैं कि चाहे जिन्ना कुछ भी बोल ले, इंडिया का बंटवारा नहीं होगा। इधर नोआखाली में देखते हैं कि कुछ मुस्लिम लोग हिंदू लोगों पर हमला कर देते हैं जब वो रात में पूजा कर रहे थे और उस जगह पर आग लगा देते हैं।
फ्लैशबैक में देखते हैं जब जवाहरलाल नेहरू जी अदालत पहुंचते हैं तो वहां पर महात्मा गांधी को जेल से रिहा करने को लेकर उनके समर्थक नारा लगा रहे थे। गांधी जी पर इल्जाम था कि उन्होंने किसानों को भड़काया था एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। गांधी जी जज को बताते हैं कि यहाँ जबरदस्ती किसानों से कहा जाता है इंडिगो उगाने के लिए अनाज के बदले में, जिससे कि सभी लोग भूखे मर रहे हैं। देशवासी गांधी जी के साथ थे और जज गांधी जी को फ्री कर देते हैं और तभी पहली बार जवाहरलाल गांधी जी से मिलते हैं। वो अभी कैम्ब्रिज से वकालत पढ़कर आए थे। वो गांधी जी और उनके सत्याग्रह की बहुत तारीफ करते हैं। गांधी जी खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम नुआखाली गांव में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में देखते हैं। बताया जाता है कि वहां के गांव में करीब 1 लाख हिंदू बेघर हो गए। कई औरतों के साथ रेप किया गया, उन्हें किडनैप किया गया और कईयों को तो कन्वर्ट कर दिया गया। जवाहरलाल के सेक्रेटरी अयंगर रिपोर्टर से बात करते हुए कहते हैं कि बंगाल की सरकार मुस्लिम लीग दंगे को रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। ऐसा लगता है वो लोग दंगा रोकना ही नहीं चाहते। जवाहरलाल काफी टेंशन में थे क्योंकि अंग्रेज अभी तक गए नहीं हैं। तो ये हाल है, अगर वो लोग चले गए तो पाकिस्तान बन गया तब क्या होगा। वल्लभ भाई उसे समझाते हैं कि मुस्लिम लीग के पास बंगाल और सिंध है और उन्हें जो प्रोविंस चाहिए वो सब हमारे अंडर है और ऐसे तो उन्हें पाकिस्तान मिलने से रहा। इधर जिन्ना अपना पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहा था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो भी मुस्लिम है वो भी मुस्लिम लीग के खिलाफ हैं और वो भी जानते हैं कि जिन्ना गलत है, देश को बांटना गलत है। लेकिन चीफ मिनिस्टर परेशान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि धीरे धीरे उसी के पार्टी के लोग मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं और लोग उसी के पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं। गांधी जी खुद नुआखाली जाना चाहते थे लेकिन सभी लोग उन्हें समझाने लगते हैं कि फिलहाल उस जगह जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि चुनाव जीतने से सिर्फ सत्ता हासिल होती है लेकिन जनता का दिल भी तो जीतना होगा। वो बाकियों से भी कहते हैं चलने के लिए लेकिन कोई भी गांधी जी के साथ नहीं जाता और गांधी जी वहां से अकेले नुआखाली के तरफ चले जाते हैं, ये कहते हुए जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे। इसके बाद इंडिया के नए वाइस रॉय माउंट बैटन और उसकी पत्नी एडवीना दिल्ली पहुंच जाते हैं और वो पुराने वाइस रॉय वेवल से मिलते हैं और वो माउंट बैटन को बताते हैं कि मैंने इस देश को संभालने की बहुत कोशिश की, कई तरीके आजमाए, इस देश को एकजुट रहना आता ही नहीं। फिर वो उसे एक फाइल देते हैं जिसमें कि ऑपरेशन मैड हाउस के बारे में लिखा हुआ था। वो माउंट बैटन से कहते हैं कि बंगाल में 2 नरसंहार हुआ है और अब शायद पंजाब में भी वही होगा, इसलिए तुम्हें गुड लक। लाहौर पंजाब में फतवा जारी किया जाता है और सभी लोगों से कहा जाता है कि जो भी चीफ मिनिस्टर तिवाना के साथ खड़ा है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। इसलिए गुस्से में तिवाना कुछ मुस्लिम लीग के लीडर को अरेस्ट करवा देता है और वो वल्लभ भाई को बताता है कि अब कोई दंगा नहीं होगा। जिन्ना लिकायत से कहता है कि तिवाना वही कर रहा है जो हम चाहते हैं और अब उसे तोड़ना तुम्हारा काम है। इधर हम दिल्ली में वाइसरॉय हाउस में माउंट बैटन अपनी पत्नी के साथ डिनर कर रहा था और वो अपनी पत्नी को वही फाइल देता है जो उसे वेवल ने दिया था, जिसे पढ़कर वो थोड़ी घबराने लगती है। अगले दिन वो कुछ लेटर्स रेडी करती है जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, महात्मा गांधी और बाकी लोगों के लिए और उन्हें अपने यहाँ इनवाइट करती है शपथ समारोह में। लेकिन उनका एक आदमी बताता है कि महात्मा गांधी तो बंगाल गए हुए हैं नुआखाली में। वहां देखते हैं महात्मा गांधी दंगों में जितने भी लोग मरे गए थे उनके चिता को आग दे रहे थे। इसके अगले दिन वाइसरॉय के शपथ समारोह में सभी लोग पहुंच जाते हैं। नुआखाली में गांधी जी एक पुल पार कर रहे थे और दूसरी तरफ से कुछ मुसलमान लोग गांधी को चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ मत आइए, वापस चले जाइए। जब गांधी जी कदम बढ़ाते हैं तो वो लोग गुस्से में आकर ब्रिज को ही तोड़ देते हैं, लेकिन गांधी जी भी डटे हुए थे और वो नदी के रास्ते ही आगे बढ़ने लगते हैं। इधर वाइसरॉय के हाउस में पार्टी चल रही होती है और वहां पर हम सरोजिनी नायडू को देखते हैं और वो वल्लभ भाई से मिलती है और वो लोग सोच रहे होते हैं क्या नया वाइसरॉय उनके काम आएगा भी। एडवीना ब्रेक लेने के लिए बाहर आती है और उसे वहां पर जवाहर मिलते हैं। दोनों सिगरेट पीते हैं और जवाहर उन्हें योर एक्सीलेंसी कहकर बोलता है तो वो कहती है मुझे मेरे नाम से बुलाओ एडवीना। वो जवाहरलाल को परेशान देखती है पर वो समझ जाती है कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर वो परेशान है और वो कहती है गांधी जी तो वहां गए हैं सब कुछ संभालने। जवाहरलाल को अब पछतावा हो रहा था कि उन्हें गांधी जी के साथ जाना चाहिए था। वो गांधी जी को फादर फिगर जो मानता है लेकिन सही समय पर वो उनके साथ नहीं था। नुआखाली में कोई भी गांधी जी को रात में अंदर आने नहीं देता, इसीलिए वो अंधेरे में ही पेड़ के पास बैठ जाते हैं रात काटने के लिए। लेकिन तभी वहां पर बारिश होने लगती है। तिवाना के घर के बाहर बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं जो तिवाना मुर्दाबाद और उसे गद्दार कहने लगते हैं। वाइसरॉय हाउस में सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं और सभी को पहले दिया जाता है नॉन वेज। वल्लभ भाई कहते हैं हम तो वेजिटेरियन हैं। एडवीना अपने पति से कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जिसके बाद ही वहां पर सभी को वेज खाना दिया जाता है जिससे कि वल्लभ भाई खुश हो जाते हैं।
उसके बाद माउंटबेटन वहां पर स्पीच देते हैं और बताने लगते हैं कि 200 साल के बाद आखिरकार हम ब्रिटिश इंडिया से वापस जा रहे हैं और न्यू इंडिया के लिए वो लोग टोस्ट करते हैं। तिवाना काफी ज्यादा हताश हो गया था क्योंकि उसी के लोग आज उसके खिलाफ हो गए हैं, बस इसीलिए क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो खुद का पाकिस्तान चाहते हैं। और रात में उसके बच्ची लोग भी कहने लगते हैं कि आखिर लोग आपको गद्दार क्यों बोल रहे हैं। अगले दिन देखते हैं कि वो रेजिग्नेशन दे देता है, मगर उसके लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें तो पता है कि अगर तुम रिजाइन दे दोगे तो पंजाब पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा, ऐसा होने से हम लोग नहीं रोक पाएंगे। मगर फिर भी तिवाना रिजिग्नेशन लेटर पर साइन कर देता है। ये जानकर जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल को समझ नहीं आ रहा था कि अब पंजाब की रक्षा कौन करेगा। कहानी जाती है मार्च 1947 में और हम लाहौर के पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम और अकाली दल एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर तिवाना ने रिजाइन दे दिया। तो मुस्लिम लीग का मानना है कि मुस्लिम लीग के पास अब पूरा अधिकार है खुद का सरकार बनाने का, लेकिन अकाली दल इसके खिलाफ थे। अब जब वो लोग आवाज उठाते हैं तो मुस्लिम लोग उन्हें धमकाने लगते हैं कि यहाँ भी बंगाल जैसा हाल होगा। अकाली दल के लोग जवाहरलाल नेहरू से आकर बात करते हैं, लेकिन नेहरू जी उन्हें समझाते हैं कि कांग्रेस के होते हुए पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा और वो लोग बस आपको भड़का रहे हैं, आपको शांत रहना है। लियाकत जिन्ना को बता रहा था कि अकाली खुलकर पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, हमें कुछ तो करना होगा। जिन्ना उसे कहता है दूर की सोचने के लिए, क्योंकि बंगाल में दंगा करना आसान था क्योंकि वहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान थे, लेकिन यहाँ पर सिख भी हैं। यहाँ कब्जा करना है तो सिख का सपोर्ट चाहिए होगा। इसीलिए जिन्ना खुद अकाली दल से मिलते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि मैंने जिंदगी भर माइनॉरिटी के लिए लड़ा है और आगे भी लड़ता रहूंगा। वादा करता हूं कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, सबका होगा। मगर वो लोग पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान सबका होगा तो फिर एक अलग देश बनाने की जरूरत ही क्या है, सब यहाँ भी तो साथ रह सकते हैं। जिन्ना कहते हैं कि रह तो सकते हैं मगर हम लोग हिंदू मेजोरिटी के नीचे रहेंगे। और वो खांसते ही जा रहा था, मतलब कि उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही थी। अकाली दल उनकी बात सुनते हैं मगर वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों के नारा को सुना, उस नारे को सुनकर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि पाकिस्तान में सिख सेफ रहेंगे। अब इसके बाद रावलपिंडी में भी नरसंहार होता है और कई हजार लोग की जान चली जाती है। इधर नोआखाली में पुल को फिर से बनाया जा रहा था और गांधी जी बस यही सोच रहे थे कि पता नहीं अब कांग्रेस वाले क्या करेंगे क्योंकि पंजाब तो अब हाथ से निकल चुका है। इधर कांग्रेस ऑफिस में वल्लभ भाई, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू सभी लोग बात कर रहे थे कि वो लोग इस बात से अब मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि देश में से कई लोग हैं जो पाकिस्तान चाहते हैं और अगर ब्रिटिश ने भी पाकिस्तान बनाने की इजाजत दे दी तब क्या करेंगे। मगर नेहरू जी को पंजाब में रहने वाले हिंदू और सिख लोगों की चिंता थी कि अगर देश बट जाएगा तो उनका क्या होगा। वल्लभ भाई नेहरू जी को 1941 का सेंसस रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि पंजाब के वेस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी है और ईस्ट में हिंदू और सिख। हम जिन्ना को उसी के खेल में मात दे सकते हैं। वो सभी ईस्ट पंजाब को इंडिया में रखना चाहते हैं ताकि गैर मुसलमान सुरक्षित रहें और इस दंगे फसाद को रोकने का एक ही रास्ता है और वो है बंटवारा। मौलाना आजाद गांधी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि कांग्रेस बंटवारे के बारे में सोच रही है, मगर गांधी जी को नेहरू पर पूरा भरोसा है कि जब तक वो कांग्रेस में है वो बंटवारा नहीं होने देगा। माउंटबेटन नेहरू जी से मीटिंग के लिए पहुंचते हैं और नेहरू जी उसे बताने लगते हैं कि पाकिस्तान बनाने का आइडिया बहुत बुरा है। कुछ दिन के बाद माउंटबेटन एडवीना जिन्ना से मीटिंग करने के लिए जाते हैं और रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपको वाइसरॉय से मिलकर कैसा लगा। तो जिन्ना कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे दो कांटों के बीच में गुलाब रख दिया हो। अब इससे एडवीना थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि जिन्ना ने उसे कांटा बोल दिया था, जिस पर उसका पति हंसने लगता है। मीटिंग में जिन्ना माउंटबेटन को बताने लगता है कि वो एक प्राउड मुस्लिम है और मुस्लिम और हिंदू के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए उसे खुद का कंट्री चाहिए। बिहार में नरसंहार होता है और वहाँ भी हजारों लोग मारे जाते हैं। मौलाना आजाद बताते हैं कि दंगों में कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। अब पंजाब और बंगाल को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा इसके लिए रेजोल्यूशन बनाया जाता है और मौलाना आजाद भी इस बात पर अड़े हुए थे कि इंडिया को बटना नहीं चाहिए। मगर वल्लभ भाई उसे समझाते हैं कि अगर शरीर से एक उंगली कट जाती है और उससे अगर दर्द कम होता है तो ये होने दीजिए। मौलाना आजाद गांधी जी को तुरंत खत लिखते हैं और उन्हें बता देते हैं कि नेहरू जी के उसूल सियासत से हार गए, कांग्रेस को पूरी हुकूमत चाहिए, भले ही ये प्रदेश पूरा आधा ही क्यों ना हो जाए। माउंटबेटन को पता चलता है नेहरू जी बंटवारे के लिए आखिर मान गए। अब हमें साल 1922 में हुए चौरी चौरा हादसे के बारे में बताया जाता है, जहां नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे आंदोलनकारियों को पुलिस ने मार गिराया था और इसके बदले में पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाता है जिसमें के करीब 22 पुलिसमैन मारे जाते हैं। गांधी जी इस इंसिडेंट को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब कुछ लोग गांधी जी को समझाने लगते हैं कि अगर हम रुक जाएंगे तो फिर मूवमेंट का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।
भले जो हो रहा है। मगर बापू उन लोगों को समझाते हैं कि चरित्र में दाग नहीं लगना चाहिए था। जवाहरलाल और वल्लभ भाई भी वायलेंस के खिलाफ थे और उनका मानना है कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक देना सही होगा। इधर प्रेजेंट में मतलब 1947 में गांधी जी नोआखाली से सीधे दिल्ली वाइसरॉय के घर पहुंच जाते हैं माउंटबेटन से मिलने के लिए। और वहां गांधी जी अपना घड़ी ढूंढने लगते हैं। कहते हैं लगता है मेरा घड़ी खो गया ट्रेन में। और उन्हें वहां पर ठंडी भी लग रही थी क्योंकि एसी ऑन था, इसलिए वो लोग तुरंत एसी ऑफ कर देते हैं। बाहर आकर मीडिया के सामने तीनों फोटो खिंचवाते हैं और जब काम की बात वो लोग करते हैं तो गांधी जी माउंटबेटन से रिक्वेस्ट करते हैं कि देश का बंटवारा नहीं करने। माउंटबेटन कहते हैं कि मेरी बात मानिए, मैं भी नहीं चाहता था लेकिन कोई और चॉइस भी तो नहीं है। गांधी जी उन्हें कहते हैं तो फिर पूरा इंडिया जिन्ना को दे देते हैं क्योंकि उसे तो पावर चाहिए। क्या फर्क पड़ता है इंडिया हो या पाकिस्तान, तब तो बंटवारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम नेहरू और पटेल के बारे में मत सोचना, वो दोनों मेरे बेटे जैसे हैं और मैं जैसा बोलूंगा वो वैसा ही करेंगे। जिन्ना और फातिमा को जब गांधी के मीटिंग के बारे में पता चलता है तो उन्हें समझ आ गया था कि गांधी जी क्या बात करने के लिए गए होंगे। जिन्ना कहता है कि अगर माउंटबेटन गांधी के बात में आ जाते हैं तो पंजाब जाकर उनकी आंखें खुल जाएगी। इसके बाद देखते हैं माउंटबेटन और उसकी पत्नी एडवीना पंजाब गए हुए थे और वहां पर एडवीना बहुत सारे डेड बॉडीज को देखती है। इधर वल्लभ भाई कांग्रेस ऑफिस में गांधी जी के फोटो को सीधा कर रहे थे, तभी गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें खबर मिलती है कि मुंबई में भी दंगा शुरू हो गया। गांधी जी वल्लभ भाई को समझाते हैं कि अगर देश के बीच लकीर खिंच गई तो मिटने से भी नहीं मिटेगी। वल्लभ भाई समझाते हैं कि हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि बंटवारा हो, अब आप ही बताइए क्या किया जाए। गांधी उनसे पूछते हैं तुम्हें सत्ता ज्यादा प्यारी है या फिर ये देश। वल्लभ भाई कहते हैं इसका जवाब आपको भी पता है। तो गांधी जी उन्हें कहते हैं तो फिर देश को बचाओ और कुर्सी जिन्ना को दे दो। कहूटा में वो सभी लोग सर्वाइवर से मिलते हैं और एडवीना उनसे पूछती है औरतें किधर हैं। फिर वो लोग पहुंचते हैं एक गोडाउन में और वहीं पर औरतों को सेफ रखा गया था और ये सब कुछ देखकर एडवीना अंदर से हिल चुकी थी। सर्वाइवर्स माउंटबेटन को बताते हैं कि वो सभी लोग एक साथ ही रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब एक साथ रहते थे। लेकिन 2 दिन पहले अचानक से कुछ मुस्लिम लोग बाहर से आए और उन पर हमला करने लगे। इधर एडवीना औरतों से बात करती है और वो लोग भी बताते हैं कि जब उन्हें हमले के बारे में पता चला तो वो सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ आ गए छुपने के लिए। मुसलमानों ने सिख को जबरदस्ती कलमा पढ़ने के लिए बोला। इधर सारी औरतों के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या किया, ये सब जानकर एडवीना अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वल्लभ भाई और गांधी जी के बीच में भी थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है और वल्लभ भाई उन्हें कह देते हैं कि अब शायद मैं आपके रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा, हमेशा चला है लेकिन अब नहीं। गांधी जी उसे कहते हैं तो फिर दीवार से मेरा फोटो भी हटा दो। माउंटबेटन कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पाकिस्तान बनने के रास्ते के बीच में आया तो सिविल वार छिड़ जाएगा। मतलब कि अगर वो कुछ करेंगे तो भी दंगा होगा, कुछ नहीं करेंगे तब भी दंगा होगा। गांधी जी नेहरू से मिलने के लिए पहुंचते हैं और नेहरू जी भी अपना मन बना चुके हैं कि अगर हर दिन होने वाले दंगे को रोकना है तो बंटवारा करना ही होगा। इधर माउंटबेटन को भी झटका मिलता है जब उन्हें पता चलता है कि 14,000 ट्रूप्स जो कि पंजाब में भिजवाए गए थे उन्हें वहां से वापस विड्रॉ कर लिया गया है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है पार्टीशन, मतलब बंटवारा। इधर रात के समय गांधी जी को देखते हैं जिन्हें उनका घर ही मिल गया था। मतलब ये है कि जिस चोर ने चोरी किया था वो घर ही लौटा गया, मगर उन्हें दुख है कि वो अपने देश को ही यूनाइटेड नहीं रख पाएंगे और इसी बात का दुख माउंटबेटन को भी है। और उनसे मिलने के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म कमिश्नर मिस्टर वीपी मेनन आते हैं और वो पहले 2 वाइसरॉय के लिए एडवाइजर रह चुके हैं। माउंटबेटन उसे बताते हैं कि तुम्हें एक प्रपोजल पर काम करना है, पंजाब और बंगाल के पार्टीशन पर। तुम्हें ऐसा प्रपोजल बनाना है जिससे कि उन दोनों राज्य के लोग खुश रहें। अब कहानी जाती है 31 दिसंबर 1929 में। गांधी जी सभी देशवासियों के सामने अनाउंस करते हैं कि अब उन्हें पूर्ण स्वराज के लिए लड़ना पड़ेगा और कैंपेन की शुरुआत के लिए 26 जनवरी 1930 के दिन पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। मेनन गांधी जी के इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और वो थे तो इंडियन, इसीलिए वो भी चाहते थे कि इंडिया स्वतंत्र हो जाए। मगर उसका एक अंग्रेज ऑफिसर उसे इन सब बातों पर ध्यान न देने को बोलता है। कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, पता नहीं तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाए। अब इसके बाद प्रेजेंट में मतलब के 1947 में देखते हैं कि मेनन को माउंटबेटन की तरफ से काम मिला था और उसे पंजाब और बंगाल दोनों को ही खुश रखना था। ऐसा एक प्रपोजल बनाना है, इस तरीके से बंटवारा हो
ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन काम शुरू होने से पहले ही बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन सईद वो आ जाते हैं माउंटबेटन से मिलने के लिए और वो समझाने लगते हैं कि बंगाल और पंजाब का कल्चर, रहन सहन, ये सब चीजों में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन दोनों स्टेट को मिलाकर एक मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए तो आप गलत सोच रहे हैं। हुसैन सईद जो कुछ भी बोल रहा था इसके बारे में जिन्ना को भी पता चलता है और वो भी कहता है कि बात तो सही है, पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के बीच में 1000 किलोमीटर की यह दरार सही नहीं रहेगी। अच्छा यही होगा कि बंगाल इंडिया में ही रहे। मेनन अपनी टीम से मिलता है और उन्हें समझा देता है कि उन सभी के पास 565 रियासतों और क्राउन के बीच की साइन ट्रीटीज हैं और उन सभी को ये ट्रीटीज पढ़ना होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि माउंटबेटन से मिलने के लिए जिन्ना आते हैं। इधर माउंटबेटन को समझ आ जाता है कि जिन्ना को खुद का पाकिस्तान चाहिए और वो बंगाल को इंडिया के साथ ही रहने देना चाहता है। इसीलिए वो अपने एक एडवाइजर से कहता है कि तुम दूसरे प्लान पर काम करो और इस प्रपोजल को लो प्रोफाइल रखा जाएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अब वही लोग तय करेंगे कि इंडिया एक रिपब्लिक रहेगा या इंडिया को पूर्ण स्वराज मिलेगा। अब इस बात से जवाहरलाल और वल्लभ भाई बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो रात के समय मेनन को डिनर पे बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि ब्रिटिश सरकार को समझा देना कि इंडिया आधा पाकिस्तान और आधा बंगाल चाहती है और उसके बाद वो लोग जो कुछ भी चाहते हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कहा उसके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। वल्लभ भाई मेनन को समझाते हैं कि इन अंग्रेजों के लिए इतनी वफादारी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी वो अंग्रेजों के लिए पराया ही रहेगा। अब वाइसरॉय के घर पे मीटिंग बुलाई जाती है और अब यही 2-4 बड़े लीडर्स हैं जो मिलकर करोड़ों लोगों की किस्मत तय करेंगे। मेनन को जो काम दिया गया था रिफॉर्म तैयार करने का, वो रेडी करके जब माउंटबेटन को देने के लिए आता है तो वो लोग मेनन को अपना प्रपोजल दिखाते हैं जिस पर वो चुपचाप काम कर रहे थे। मेनन उन्हें कहने लगता है कि कांग्रेस इस प्लान को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। माउंटबेटन उसे कहता है कि हमारा ये प्रपोजल सभी लीडर्स को जा चुका है, सबको खबर मिल चुकी है, हम लोग तो पार्टी मनाने के बारे में सोच रहे थे। मेनन उसे कहता है तो फिर जो भूचाल आने वाला है उसके लिए तैयार रहिए। अब जो लीडर्स की मीटिंग होने वाली थी उसमें वल्लभ भाई नहीं जाना चाहते, वो नेहरू जी को भेजते हैं। नेहरू जी पहुंचते हैं शिमला, जहां पर वाइसरॉय माउंटबेटन नेहरू जी का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इधर जिन्ना टेंशन में थे, पता नहीं क्या होगा, और उसकी बहन फातिमा उन्हें समझाती है कि पंजाब हमें मिलेगा और बंगाल इंडिपेंडेंट होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगली सुबह एडवीना नेहरू जी से मिलने के लिए आती है जो योगा कर रहे थे और उनसे पूछती है कि हम लोग यहाँ एक साथ क्या कर सकते हैं। माउंटबेटन को बाहर से अपनी पत्नी के हंसने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो वो बाहर देखते हैं कि नेहरू जी और एडवीना एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिता रहे थे। इधर माउंटबेटन अपने काम में बिजी होते हैं और दूसरी तरफ एडवीना और नेहरू जी अपने काम में बिजी होते हैं। माउंटबेटन ने अपने प्लान के बारे में यूके के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट को बता दिया। मेनन उसे कहता है कि इस प्लान को सबके सामने आने से पहले आपको नेहरू जी को बताना चाहिए। अगर ये प्लान कांग्रेस को पसंद नहीं आया तो इंडिया में हर जगह दंगा होगा। मगर कोई भी मेनन की बात नहीं सुनता। मेनन को लगने लगता है कि इतने अवार्ड जीतने के बाद भी आज भी उसे ब्रिटिश सरकार पराया ही मानती है। वल्लभ भाई ने सही बोला था। फिर एक दिन वो देखता है सभी लोग एक रूम में पार्टी कर रहे थे और जवाहरलाल मेनन को अंदर बुलाते हैं। मेनन उनसे कहता है कि पॉलिटिक्स में जो लगता है आपके दोस्त हैं वैसा होता नहीं है। दोनों को बात करते हुए माउंटबेटन देख लेते हैं। खैर कुछ समय के बाद प्रपोजल के बारे में जवाहरलाल को बता दिया जाता है कि आखिर बंटवारा किस तरीके से होगा, लेकिन वो इस प्लान से खुश नहीं थे क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सारे रियासतों को चुनने का मौका मिलेगा कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या फिर वो इंडिया के साथ ही यूनाइटेड रहना चाहते हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर कभी इंडिया बनेगा ही नहीं, इंडिया के 2 या 500 टुकड़े हो जाएंगे। मेनन आधी रात में वल्लभ भाई को फोन लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नेहरू जी ने प्लान को ठुकरा दिया, लेकिन उसके पास एक दूसरा प्लान है जो कांग्रेस के डिमांड से ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार को मनाना है तो हमें ब्रिटिशर्स को भी कुछ कंसेशन देना पड़ेगा। वल्लभ भाई कहते हैं कि अगर हमें इंडिया मिल गया तो ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ तो देंगे ही, लेकिन इस बारे में अगर नेहरू को समझाना है तो ये काम माउंटबेटन को करना पड़ेगा। लेकिन मेनन एडवीना की मदद लेता है और वो जाकर नेहरू जी को समझाती है कि मेरे पति एक दूसरे प्लान पर काम कर रहे हैं। जवाहर कहते हैं अच्छा तो तुम अपने पति के लिए बात करने आई हो। एडवीना नेहरू से कहती है रुक जाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं बताया जाता है कि जो मीटिंग 17 मई को होना था वो अब 2 जून को होगा नए प्लान को डिस्कस करने के लिए। माउंटबेटन यूके चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने। इधर मेनन वल्लभ भाई से मिलने जाते हैं। वल्लभ भाई उसे समझाते हैं कुछ दिन पराए लोगों के साथ मतलब अंग्रेजों के साथ रहकर अपनों को भूलना मत।
अब साल 1915 में हुए मुंबई गुजरात सभा को देखते हैं। वहां गांधी जी को बुलाया जाता है और ये वो वक्त था जब वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। स्पीच देते वक्त गांधी जी कहने लगते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इंग्लिश में स्पीच दिया, जबकि उन्हें गुजराती या फिर हिंदी बोलना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश बोलने से हम स्वतंत्र नहीं होंगे। अब प्रेजेंट में हम मतलब 1947 में देखते हैं 2 जून आ जाता है, जब ये डिसाइड होना था कि आखिर पार्टीशन कैसे होगा। सारे लीडर्स मीटिंग के लिए पहुंच गए थे और इधर सरोजनी नायडू ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज सुनाने वाले जाकिर से मिलती है और वो दोनों भी बात कर रहे होते हैं आने वाले फैसले के बारे में, और वो बस उसी का दोनों इंतजार कर रहे थे। फ्लैशबैक में देखते हैं किस तरीके से गांधी जी हिंदू और मुसलमान को एक करते हैं ताकि वो सभी एक साथ मिलकर भारत की आजादी के लिए लड़ सके। और लोगों को प्रोटेस्ट करता हुआ देखकर जिन्ना को काफी जलन होती है। सरोजनी नायडू कहती है कि पहली बार देखा है हिंदू और मुसलमान एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन्ना कहता है हाँ ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, मगर सरोजनी नायडू कहती है मगर आपने पहले कभी देखा है किसी मुसलमानों को एक हिंदू लीडर को एक्सेप्ट करते हुए। 1920 में हुए नागपुर सेशन देखते हैं जहाँ कांग्रेस के सारे लीडर्स इकट्ठा होते हैं गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए। जिन्ना पहले से ही मना कर देते हैं, मतलब कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खिलाफ हैं। मगर इधर पार्टी के सारे मेंबर्स गांधी जी के साथ खड़े थे, सिर्फ जिन्ना साथ नहीं था, इसलिए वहां जितने भी प्रोटेस्टर्स आए होते हैं वो जिन्ना मुर्दाबाद नारा लगाने लगते हैं। वापस कहानी 2 जून में आती है और प्लान की बात करने से पहले माउंटबेटन जिन्ना से फिर पूछते हैं क्या आप इंडिया को यूनाइटेड होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन जिन्ना अपने जवाब पर अड़े हुए थे नहीं। अब इसके बाद वो लोग प्लान पर बात करते हैं और रात के समय माउंटबेटन गांधी जी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके आने से पहले वहां जिन्ना पहुंच जाते हैं। मगर उन्हें संभालने के लिए एडवीना जाती है और वो बस उनके साथ टाइम वेस्ट करते रहती है और यहाँ वहाँ अपने घर में घुमाने लगती है। आखिर में गांधी जी पहुंचते हैं और वो माउंटबेटन से बात करते हैं। माउंटबेटन उन्हें समझाते हैं मेरा यकीन मानिए, इस नतीजे तक पहुंचने से पहले मैंने बहुत सोचा, कोई और ऑप्शन नहीं मिला। आपसे रिक्वेस्ट है देशवासियों को मत भड़काइएगा। इसके बाद वो जाते हैं जिन्ना से बात करने, जो भी इस बात से काफी नाराज था कि प्रपोजल में बंगाल इंडिया को दे दिया गया था। माउंटबेटन उनसे कहते हैं कि अगर आप फिर से कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो शायद कांग्रेस भी मान जाएगी। क्या आप चाहते हैं? जिन्ना कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिन्ना जानता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो शायद पाकिस्तान भी हाथ से निकल जाए। माउंटबेटन कहने लगते हैं कि शुरुआत से ही मैं आपके बातों से तंग आ गया था, अब तक मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अगर अभी भी आप किचकिच करना चाहते हैं तो बोलिए, मैं ये पूरा इंडिया कांग्रेस को दे दूंगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। अब अगले सुबह सारे देशवासी इंतजार कर रहे थे कि आखिर मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से बताया जाता है कि आज तय होगा पार्टीशन कैसे होना है। 3 जून को देखते हैं फिर से वाइसरॉय के घर पे मीटिंग होती है। कांग्रेस प्रपोजल के लिए मान जाते हैं और अकाली दल की तरफ से बलदेव भी हाँ कहता है और जिन्ना कहता है, लेकिन अभी भी गांधी जी बचे हुए थे जो बंटवारे के खिलाफ हैं। नेहरू जी उनसे बात करते हैं और उन्हें कह देते हैं कि अगर हमारे साथ आप चल नहीं सकते तो हमारे सामने भी मत आइए। इधर रियासतों के राजा और नवाब एक दूसरे से मिलकर मीटिंग कर रहे थे और वो भी यूनाइट हो जाना चाहते हैं और पता चलता है कि वाइसरॉय का पॉलिटिकल एडवाइजर सर कॉनरेड हमेशा से राजा और नवाबों के साथ था और एक बार ये इंडिया यूनाइट हो जाए उसके बाद वो फिर से अपनी रियासत पर राज करना कंटिन्यू करेंगे। माउंटबेटन ऑल इंडिया रेडियो पर लाइव जाकर देशवासियों को बता देते हैं पार्टीशन के बारे में और बाकी के लीडर्स भी अपने लोगों से बात करते हैं और बड़े ही भारी मन से उन्हें कह देते हैं कि हमें आजादी तो मिली लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। वो अपने लोगों से कहते हैं कि हमें आजादी तो मिल रही है लेकिन साथ साथ एक और देश भी जहां मुसलमान रह सकता है। मौलाना आजाद के घर के बाहर ही कुछ लोग खिड़की के कांच को तोड़ देते हैं और मुसलमानों को इंडिया से बाहर जाने को बोलते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब पंजाब बंगाल हर जगह दोबारा से दंगा शुरू हो जाता है और पैम्पलेट्स प्रिंट किए जाते हैं जिसमें लिखा हुआ था गांधी जी ने अपना वादा तोड़ा और उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।